वेलकम बैक एवरीवन टू यूपीपीजीटी साइकोलॉजी क्रैश कोर्स। तो अभी तक हमने 7 वीडियोस देख ली हैं। उन 7 वीडियोस के अंदर हमने कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। एंड इस मॉड्यूल M1 में अब ये लास्ट की वीडियोस हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं वीडियो नंबर 8, देन हम देखेंगे वीडियो नंबर 9 एंड उसके बाद हम देखेंगे वीडियो नंबर 10। ठीक है, तो हमारे पास हमको जो टॉपिक अभी पढ़ना है, स्टार्ट करना है, वो कौन सा है? वो है आपका मोटिवेशन, यानी कि आपकी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी हमने एडवांस बैच के लेक्चर दिए हैं जिसमें आपने देखा किस प्रकार से हमारा जो मोटिवेशन है, हमारी जो अभिप्रेरणा है, ये किससे उत्पन्न होती है? हमारी ज़रूरतों से उत्पन्न होती है, मतलब हमारी नीड्स से उत्पन्न होती हैं। आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आप मोटिवेटेड हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आपको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, नीड सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखिए, आपकी नीड, आपकी आवश्यकता सबसे पहले आएगी आपका मोटिवेशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम मोटिवेशन के अंदर। तो देखिए, आपको एक बात और क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि दिस इज़ अ क्रैश कोर्स सीरीज़। ठीक है, ये क्रैश कोर्स सीरीज़ है, तो इसमें आपके यूपीपीजीटी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आपके परीक्षा में आ सकते हैं, है ना, उनको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चाहेंगे कि प्रत्येक चीज़ को, एक एक चीज़ को अगर आपको डिटेल में बताई जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूपीपीजीटी का एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, क्रैश कोर्स में आप इसलिए हैं क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कोई भी टॉपिक आपने ऐसा ना हो कि परीक्षा के पहले सुना ना हो या देखा ना हो या समझा ना हो। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स का मूल उद्देश्य यही है कि आपको सारी चीज़ें बने। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको परीक्षा से पहले सुना हो, देखा हो, समझा हो। ठीक है, भले ही हो सकता है इसके दौरान आपको उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती जितनी आपकी एडवांस बैच पे बनेगी, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सके चीज़ें। ठीक है, ऑलरेडी आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसका ध्यान में रखते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा मिस्टर क्लार्क हल के बारे में। ठीक है, क्लार्क हल जिन्होंने क्या बताया था, आपकी ड्राइव थ्योरी के बारे में बताया था। देन हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है अब्राहम मास्लो के बारे में। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो कब के हैं? अभी हम कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, 1950-40 के आसपास इन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो डेवलप की, जिसमें क्या बात करते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पहले क्या होंगी? पहले हमारी फिजिकल होंगी। ठीक है, फिर सेफ्टी की नीड्स आएंगी, है ना, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, उसके बाद अपनी एस्टीम नीड्स वगैरह होंगी, है ना, बिलोंगिंगनेस की नीड्स होंगी। ये सब बात करते हैं कौन? मिस्टर अब्राहम मैस्लो। फिर इसके अंदर हमको पढ़ना है डेविड मैक्क्लीलैंड, है ना, इन्होंने भी बताया है जो आपका सामाजिक अभिप्रेरणा है आपके सिलेबस के अंदर, उसके बारे में इन्होंने बताया है डेविड मैक्क्लीलैंड ने कि और क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है। केवल खाना ही आवश्यकता है क्या? ठीक है, केवल सोना ही आवश्यकता है, केवल पानी पीना ही आवश्यकता है क्या? ठीक है, इन्होंने बताया इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे व्रूम की, है ना, इनकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे एल्डरफर की, और फिर हम देखेंगे हर्जबर्ग की थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या क्या बताया है, किसके बारे में? केवल और केवल मोटिवेशन के बारे में। तो आपके सिलेबस में केवल इतना ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो ठीक है, अब्राहम मैस्लो एंड डेविड मैक्क्लीलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी कवर कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जब हम पढ़ेंगे आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी औद्योगिक की, मतलब जब हम काम करने जाते हैं किसी वर्क प्लेस में, तो वहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार होता है। ठीक है, क्या हमारी ज़रूरतें होती हैं, क्या हमको काम करने का अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, क्या हम जॉब से सेटिस्फाइड हैं या केवल काम किए जा रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। ठीक है, तो आपने भी अपने घर परिवार में ऐसे लोग देखे होंगे जो कुछ लोग हैं जो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, कुछ लोग नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसका एनालिसिस कर पाएंगे आप इन सब चीज़ों को, थ्योरीज़ को समझने के बाद। ठीक है, कि किस प्रकार से मोटिवेशन कार्य करता है। ऑलराइट, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लार्क हल को आप ऑलरेडी देख चुके हैं और एनसीईआरटी में आपने अब्राहम मैस्लो को भी कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये जो स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है डेविड मैक्क्लीलैंड। ठीक है, इनकी तस्वीर देख के ही लग रहा है कि ये आज के समय के, मतलब ज़्यादा पुराने साइकोलॉजिस्ट नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब फ्रॉइड और कार्ल युंग उतने पुराने तो नहीं है। ठीक है, तो इनकी शक्ल देख के भी आपको लग रहा होगा, है ना, इनके पहनावे भी से आपको लग रहा होगा कि ये आज के टाइम के साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं, कुछ वर्ष पूर्व, है ना। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले बात की 3 चीज़ों के बारे में, है ना। आपका क्या होगा? आपका होगा यहाँ पे नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, उन्होंने किसके बारे में बात की? नंबर 1 आता है आपका नीड फॉर अचीवमेंट, मतलब आपको आवश्यकता है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। देन नीड फॉर पावर। ठीक है,
नीड फॉर पावर मतलब आपको शक्ति चाहिए। कौन सी पावर? क्या है आपकी मसल पावर की बात हो रही है? नहीं, ठीक है। और फिर क्या चाहिए आपको? नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप अकेले ना रहे इस पृथ्वी पर, ठीक है, तो आपके दोस्त बने, आपके दुश्मन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप एफिलिएट रहें। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? यहीं से निकला है कि आपने एक को रेफ़र किया एंड ऑल ये सब चीज़ें जो होती हैं किसके अंदर होती हैं? ये एफिलिएशन के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हमको जो 3 बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक तो नहीं बट हाँ इसके अलावा भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसके अंदर क्या क्या बताया उन्होंने? बताया नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है, उपलब्धि, फिर नीड फॉर पावर, शक्ति, और फिर आपका नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले बताया शक्ति अभिप्रेरक के बारे में, यानी कि क्या चाहिए हमको? यहाँ पे पावर चाहिए। जितने भी आपने देखे होंगे नेता लोग जो होते हैं, ठीक है, इनमें क्या हाई होता है? शक्ति चाहिए इनको, ठीक है। अब आपने कभी सुना है कि नेता की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, नेता के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, या हकीकत में होते हैं बट स्टिल ऑन पेपर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या करना चाहते हैं वो दबाव बनाना चाहते हैं बाकी लोगों के ऊपर, उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए क्या चाहते हैं? वो शक्ति चाहते हैं कि हाँ अगर मैं एक पावरफुल आदमी बन गया तो लोग मेरी कमांड को ओबे करेंगे। ऐसे ही शक्ति अभिप्रेरक क्या होता है? जब आप क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं तो आपके पास क्या दे दी जाती है? कुछ पावर्स आपके पास दे दी जाती है, ठीक है। तो वो बात करते हैं कि कुछ मनुष्यों में क्या होता है? शक्ति अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा होती है, यानी नीड फॉर पावर, है ना, उनको पावर के भूखे होते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं जो भी लोग जुडिशरी होते हैं, मतलब सॉरी जुडिशरी नहीं, जो भी लोग लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी मतलब नेता वगैरह, पार्षद, MP, MLAs ये सब होते हैं, इनको क्या किसकी आवश्यकता होती है? किस चीज़ की भूख होती है? इनको भूख होती है आपकी नीड फॉर पावर, है ना, शक्ति चाहिए उनको। मनी से मतलब नहीं है उनको, किससे मतलब है? पावर से, कि मैं वो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ से उनके सारे काम हो जाने चाहिए, भले ही वो लीगल हो या इलीगल, ठीक है। ओके, देन अगला आता है हमारे पास, अगला है हमारे पास संबंधन अभिप्रेरक, यानी कि नीड फॉर एफिलिएशन। आप ये नहीं चाहते कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप अकेले रह जाए, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आपके आसपास रहें, आपके दोस्त, भाई बहन, बंधु, जो भी लोग हैं आपके पास में रहें, ठीक है। तो ये बताते हैं कि हमको संबंध बनाना भी हमको क्या लगता है? अच्छा लगता है। ऐसे हम एक अलोन हिमालय में जैसे जाते हैं उस प्रकार से हम नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमारा मोटिवेशन इस प्रकार भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा? मोटिवेशन, शक्ति। हमको क्या चाहिए? हमको पावर चाहिए, इसलिए हम मोटिवेटेड हैं, इसलिए हम इस प्रकार के काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? हमको संबंधन बनाना है ना। हमको नीड फॉर एफिलिएशन, लोग हमको पूछें, परखें आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया या नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया संबंध अभिप्रेरक के अंदर। फिर अगला आता है उपलब्धि अभिप्रेरक, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट। कुछ लोग जो होते हैं वो किसके अंदर बहुत हाई होते हैं? आपके उपलब्धि अभिप्रेरण के अंदर। यहाँ पे आपके उपलब्धि अभिप्रेरक से क्या मतलब है? मतलब आपका अचीवमेंट मोटिवेटर या मोटिवेशन, मतलब आपको इससे मतलब नहीं है कि आपके पास सैलरी की अगर हम बात करें कि अगर आपको, आप मान लीजिए एक आर्टिस्ट हैं आप, ठीक है, आप एक कलाकार हैं, ठीक है। तो कलाकार को आपने अधिकतर देखा होगा, जो थिएटर आर्टिस्ट वगैरह लोग हैं वो क्या करते हैं? उनको सैलरी से कोई बड़ा ज़्यादा मतलब नहीं होता, है ना। वो चाहते हैं कि हाँ उनका नाम पेपर के अंदर आए, है ना, वो टेलीविज़न में आए, है ना, ये सब चीज़ें उनको पसंद आती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उपलब्धि अभिप्रेरक के ऊपर क्या है? हाईली डिपेंडेंट है ना। उनका मोटिवेशन कहाँ से आता है? कि उनको उपलब्धि चाहिए है, ठीक है। जितने भी लोग आप देखते हैं गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको मनी के लिए कर रहे हैं वो, ठीक है, अपने बाल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लंबे लंबे बाल कर रहे हैं, या फिर 10 कारों के नीचे से निकल के जा रहे हैं स्केटिंग करते हुए, ठीक है, या फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, दिन में चढ़ रहे हैं, रात में चढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको खाने पीने के लिए सब चीज़ें उपलब्ध हैं, है ना, लेकिन फिर भी ऐसे लोग कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। किसी को मार्स पे जाना चाहता है कोई, ठीक है, जो आप स्टारलिंक वगैरह देख रहे हैं, तो बताइए उनके पास ना खाने की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना किसी भी चीज़ की कमी उनके पास है, लेकिन उनका नीड फॉर अचीवमेंट, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं। इस जीवन में आए हैं 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष, उनको जितना भी जीवन मिला है, इस जीवन के अंदर वो क्या करना चाहते हैं? उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। जिस प्रकार से नाजी ने उपलब्धि हासिल की, ठीक है, जर्मनी, हिटलर ने, ठीक है, वहाँ पे, तो इस प्रकार से क्या करते हैं? उपलब्धि चाहिए उनको किसी प्रकार से, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना या फिर स्विमिंग करना, मारियाना ट्रेंच जितना हमारा डीप ओशियन में लेवल है उसके अंदर तक जाना, ठीक है, ये सब क्या काउंट होंगे? ये सब काउंट होंगे आपके उपलब्धि अभिप्रेरक के अंदर। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे डेविड मैक्लीलैंड, इन्होंने कहा ठीक है, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको सेक्स की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के अलावा भी क्या है आपके पास? आपको पावर चाहिए है, आपको संबंध बनाना है, आपको एफिलिएशन चाहिए है दूसरे लोगों से, है ना, माता पिता, भाई बहन, बंधु, एंड देन आपके पास क्या है?
उपलब्धि अभिप्रेरणा है, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इनके अनुसार हमको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। शक्ति, संबंधन एंड उपलब्धि, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, तो जो मान लीजिए अगर 5,000 रुपये की अपनी शॉप खोल के बैठे हैं, ठीक है, उनको जॉब से मतलब नहीं है, भले ही वो 1 लाख रुपये का पैकेज या फिर 1 लाख रुपये मंथली सैलरी छोड़ के भी लोग क्या करते हैं, वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, भले ही उसमें उनको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये मिलता हो, क्योंकि उससे क्या मिलता है, उनको उपलब्धि मिलती है किसी न किसी प्रकार से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, और अधिकतर मिलता ही है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे ये फिर कोई PGT का एग्ज़ाम हो, है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं आपको। डेविड मैक्लेलैंड कौन थे, है ना, उन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में, तो इस चीज़ों को हमने देख लिया है। इससे ज़्यादा इनके बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई नेता का एग्जाम्पल है तो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपके शक्ति अभिप्रेरक के अंदर। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं जो NGOs वगैरह बनाते हैं, ठीक है, एफिलिएशन करना चाहते हैं, वो सब किसके अंदर आएंगे, आपके संबंधन के अंदर आएंगे। एंड देन जो उपलब्धि अभिप्रेरणा, माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं, घर में खाने पीने के लिए सब चीज़ें उपलब्ध हैं, पढ़ाई के लिए सब चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन क्या करना है, उनको माउंट एवरेस्ट पे जाना है, या फिर उनको कुछ अलग अलग भाषाएं सीखनी है। ठीक है, उसमें उनको क्या है, इंसेंटिव कुछ भी नहीं है वो करने से, है ना, लेकिन उनको क्या मिल रही है, उनको मिल रही है वहाँ पे उपलब्धि, यानी कि अचीव कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। भले ही वो चीज़ उनके लिए, आपके लिए 1 रुपये के बराबर हो, लेकिन उनके लिए हो सकता है वो 1000 रुपये की बराबर चीज़ हो, उनका जो अचीवमेंट है वो। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी कि आपको कोई चीज़ अचीवमेंट मोटिवेशन के द्वारा आप क्या होते हैं, ड्राइव होते हैं और उसके पीछे आप भागते हैं। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ये देखिए, यहाँ पे हैं आपके अब्राहम मैस्लो। इनकी तस्वीर तो आपने देखी थी, जो हमने दिखाई थी आपको, खड़े होके स्वेटर पहने थे उन्होंने, बाजू में सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ इस प्रकार की बताई है यहाँ पे थ्योरी अपनी, कि जो मनुष्य है सबसे पहले क्या पूर्ण करना चाहिए उसको, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी चाहिए, फिर अपनी सेफ्टी, सुरक्षा, फिर अपनी सोशल सामाजिक ज़रूरतें, फिर अपनी एस्टीम, है ना, खुद को भी ध्यान देना चाहिए, और फिर अंत में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। मतलब कोई भी व्यक्ति है इस प्रकार से वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर, इस डायग्राम के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, अपनी नीड फॉर फूड, अगर खाने को नहीं होगा, है ना, तो लव अफेक्शन का क्या करेगा वो, उसके पास दोस्त भी नहीं होंगे अगर उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले ज़रूरतें क्या आएंगी, नीड फॉर फूड, हाउसिंग, रहने के लिए घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, स्लीप, सेक्स एक्सेट्रा। तो जैसे ही वो ये सारी नीड्स फुलफिल करता है अपने लिए, अब क्या चाहिए उसको, सिक्योरिटी चाहिए, है ना, मेरा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना, एंड फिर फ्रीडम भी चाहिए, मुझे सैटरडे संडे हॉलीडेज़ भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहेगा वो, फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब कोई जॉब तो मिल जाए जिससे मेरा क्या काम चलेगा, रोटी कपड़ा एंड मकान का कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही रोटी कपड़ा का कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब क्या करेगा वो, नखरे दिखाना स्टार्ट करेगा, एंड कहाँ पहुँचेगा, सेफ्टी में जाएगा, कि मैं अपने पैसे जो है म्यूचुअल फंड में कर देता हूँ, स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, ताकि मेरा भविष्य क्या हो, सेफ़ हो, सिक्योर हो। ठीक है, एंड देन स्टेबिलिटी भी चाहता है वो, कि मेरे को 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये मंथली इनकम इतनी मेरी बनी रहे। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या चाहता है वो, फ्रीडम चाहता है, मतलब मैं अपने घर को लॉक करके, तिजोरी को बंद करके आराम से यहाँ वहाँ दुनिया में, विदेश में, अपने देश में घूमता रहूँ। ठीक है, देन क्या चाहिए उसको, अब चाहिए उसका अगला आता है सोशल नीड्स, है ना, सामाजिक ज़रूरतें उसकी आ गई। अब क्या चाहिए उसको, कोई प्यार करने वाला चाहिए, कोई अफेक्शन शो करे, है ना, माता पिता, दोस्त, भाई बहन, बंधु, है ना, वो चाहता है कि अप्रूवल मिले उसे। ठीक है, जो वो कह रहा है लोग उसको अप्रूव करें, फ्रेंड्स बनाना चाहता है वो, एंड एसोसिएशन चाहता है। मतलब यहाँ पे क्या चाह रहा है वो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, ये सब चीज़ें आजकल चल रही हैं वो, है ना, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, रियल लाइफ में इसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एंड हमारे समाज में हमको इन सब की ज़रूरत होती है। फिर अगला आता है आपका एस्टीम नीड्स, है ना। अब ये क्या चाहता है यहाँ पे, अब वो चाह रहा है यहाँ पे उसको क्या करें, उसके कामों को अकम्प्लिश किया जाए, है ना, उसको रिस्पेक्ट किया जाए समाज में, सोसाइटी में, जहाँ भी वो रह रहा हो। ठीक है, उसको लोग अटेंशन दें, है ना, उसकी तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करें, ये सब चीज़ें आती हैं उसके बाद। ठीक है, तो आप मान लीजिए जब तक आपके पास खाने के लिए नहीं है, आप अप्रिसिएशन लेके आप करेंगे भी क्या। फिर यहाँ पे एंड में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना, यानी कि अपने स्वतः की आपूर्ति, सेल्फ फुलफिलमेंट। फिर क्या चाहेगा वो, ग्रोथ चाहेगा, ग्रोथ कौन सी, खुद की, सेल्फ की ग्रोथ चाहेगा, एंड देन लर्निंग करेगा, एंड मॉरलिटी की, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह उसके अंदर आ जाएंगी।
ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अंत में जाएगा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार ये सब चीज़ें कैसी होंगी, लाइन बाय लाइन होंगी, पहले ये होगा, देन ये होगा, देन ये एंड अंत में जाके ये होगा, ठीक है। तो क्या हम अंत तक पहुंच सकते हैं, सवाल ये है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम इसके अंदर ही फंसे रह जाते हैं, है ना, 1 2 के अंदर मेनली, और 3 के अंदर, 4 के अंदर, है ना। जैसे ही अगर हमारी एक स्टेप गड़बड़ाया, अगेन हम क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। ये वाला स्टेप गड़बड़ाएगा तो अगेन नीचे आ जाएंगे, ये गड़बड़ाएगा तो अगेन नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर एक स्टेप में हम क्या होते हैं, हम केवल ये इस तरह से घूमते रहते हैं, है ना, कभी भी ये कंप्लीट होता नहीं है सर्कल, इस प्रकार से घूमते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप तक जाने के बजाय हम अगेन रिवर्स उसी स्टेप पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन्स के ऊपर। तो आप भी पहुँच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी जा सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे उन्होंने बात की मैस्लो का क्या कहते हैं, हम आवश्यकता का पदानुक्रम कहते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, HST चाहिए, हंगर, सेक्स एंड थर्स्ट, है ना, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता की हमको ज़रूरत है। उसके बाद हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, फिर आत्मीयता की आवश्यकता है, लोग हमको क्या करें, प्रेम करें, चाहें, हमको पसंद करें। एंड देन सम्मान की आवश्यकता है, हमको समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो हमारी। एंड देन अंत में क्या चाहेंगे, जब आप सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगे तो आप क्या चाहेंगे, आप बढ़ जाएंगे आत्मसिद्धि की ओर, है ना। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, और आप चले जाएंगे हिमालय के ऊपर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो हमने कौन कौन सी थ्योरीज देख ली हैं अभी तक, क्लार्क हल की थ्योरी देख ली है, अब्राहम मैस्लो की देख ली है, एंड डेविड मैक्क्लेलैंड की देख ली है ना, जिसके अंदर हमने बात की नीड फॉर पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट की, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला जो एंट्री होगी, ये एंट्री होगी आपके इंडस्ट्रियल, कह सकते हैं हम, है ना, इंडस्ट्रियल औद्योगिक साइकोलॉजी के अंदर ये सब काम आएगा आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं सफ़ेद बालों वाला इंसान, ये कोई नहीं, ये कौन है, मिस्टर, ये हैं आपके मिस्टर हर्ज़बर्ग, ठीक है। ये बोल रहे हैं मैं हूँ हर्ज़बर्ग, मेरी बात सुनो। आप लोग क्या 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ते रहते हो? अच्छा, नीचे आप बताइए कमेंट करके या व्हाट्सएप में बता सकते हैं कि आपने 2 फैक्टर थ्योरी और कहाँ पे सुनी है। 1959 के पहले क्या आपने इसको सुना है ना, कि 2 फैक्टर थ्योरी साइकोलॉजी के अंदर होती है? मुझे तो नहीं लगता होती है, मे भी होती होगी, क्या पता, आप बताइए प्लीज़, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया 2 फैक्टर थ्योरी, यानी कि द्विकारक सिद्धांत। अब ये किसका सिद्धांत है, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा मोटिवेशन, यानी कि अच्छा मतलब ये बता रहे हैं कि हमारा जो मोटिवेशन है इसके भी कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी तक तो डेविड मैक्क्लेलैंड ने बताया 3 चीज़ों के बारे में, मैस्लो ने बताया आवश्यकता पदानुक्रम के बारे में, है ना। तो फैक्टर कहाँ से आ गए, ये क्या बात हो रही है, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हैं इंसान, बूढ़ा सा इंसान, सफ़ेद बाल, कोट टाई लगा के बैठा है, ठीक है। हर्ज़बर्ग जो है ये 2 फैक्टर थ्योरी की बात क्यों कर रहा है, इसको तो हमने सुना था बुद्धि के अंदर, है ना, इसको सुना था हमने संवेग के अंदर, बट लेट्स सी ये मोटिवेशन में ये भाई साहब जो है ये क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी प्रपोज द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस। ओके, अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि आपका जो वर्क प्लेस है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका जो कार्यस्थल है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ 2 फैक्टर थ्योरी नाम की चीज़ होती है। वो क्या है वो देखते हैं। हर्ज़बर्ग प्रपोज्ड द 2 फैक्टर थ्योरी 1959 में, जब हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था, ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस। अच्छा, अब ये मोटिवेशन की बात कहाँ कर रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस में, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से होना स्टार्ट हुआ था, अमेरिका वगैरह से, वहाँ से इंडस्ट्रीज़ वगैरह पनपना स्टार्ट हुई थी। तो बनी बात है, इंडस्ट्रीज तो हमारे पास बहुत बाद में आई हैं, तो तब तक इन्होंने क्या बताया, हमारे पास जब तक इंडस्ट्रीज़ आई भी नहीं थी उसके पहले ही उन्होंने क्या बता दिया कि आपको यहाँ भी अब मोटिवेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ह्यूमन मोटिवेशन, इस बात का आप ध्यान रखें। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 फैक्टर्स। अच्छा, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग हैं ये 2 फैक्टर से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, 2 फैक्टर थ्योरी कहा गया है, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखिए, आपने 2 फैक्टर थ्योरी कहाँ पे सुनी है, आपने इमोशन में सुनी है, इंटेलिजेंस में सुनी है, और आपने कहाँ सुन रहे हैं आज, मोटिवेशन के अंदर भी हमको 2 फैक्टर थ्योरी देखने को मिलती है, इस बात का ध्यान रखें। सो नाउ 2 फैक्टर थ्योरी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या बताया उन्होंने, 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं उन पर नज़र मारते हैं। सेटिस्फैक्शन एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ आर अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन फैक्टर्स। ओके, डिससेटिस्फैक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ लैक ऑफ हाइजीन फैक्टर्स। अच्छा, अगर हम क्या हैं, सेटिस्फाइड हैं, है ना, और हमारी क्या हो रही है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, ये किसके रिजल्ट है, ये हैं आपके मोटिवेशन फैक्टर्स के अंदर। एंड अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से,
तो ये किसका रिजल्ट है? लैक ऑफ हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले हमको समझना होगा मोटिवेशन फैक्टर्स, मोटिवेटर्स क्या होते हैं, है ना, जो हमारी अभिप्रेरणा को बढ़ाते हैं किसी वर्क प्लेस में, वो क्या होते हैं। एंड देन यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइजीन की, है ना, तो ये क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेटर्स क्या होता है। चैलेंज, आपको चैलेंज किया जाएगा कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको ए ग्रुप से ऊपर परफॉर्म करना है, तो आपके मतलब आपको सैलरी वगैरह में हाइक मिलेगा, इस प्रकार से मोटिवेटर किया जा सकता है। या फिर ऑटोनॉमी दे दी जाएगी आपको जिस प्रकार से करना है करिए, लेकिन आपको क्या करना है, इसको फटाफट काम कंप्लीट करना है। फिर आएंगे आपके इंट्रिंसिक इंटरेस्ट। अगर आपको समझ लीजिए, अगर आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आपको किस प्रकार का काम दिया जाएगा? कोडिंग वाला काम दिया जाएगा, है ना। अगर आपको फील्ड वाला काम पसंद है तो आपको कौन सा काम दिया जाएगा? सेल्स वाला काम दिया जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको क्या रखा जाएगा? मोटिवेटेड रखा जाएगा, क्योंकि आपका इंट्रिंसिक इंटरेस्ट क्या है ना, आपको क्या रख रहा है अंदर से, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रख रहा है वो, ठीक है। और आपको क्या दिए जाएंगे? क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर आपने मान लीजिए इतने समय में इतना काम कंप्लीट किया तो आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है। अलग अलग स्कीम्स बता के आपको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दीजिए, तो इससे क्या होगा? आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये कौन से कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मोटिवेटर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन है तो ठीक है भैया, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत आ रही है तो यहाँ किसकी बात होगी? यहाँ बात होगी आपके हाइजीन की। हाइजीन के अंदर क्या क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा पे, कितना हमारी सैलरी मिल रही है, ठीक है। आपने भी डिग्री कंप्लीट की है, सामने वाले ने डिग्री कंप्लीट की है, सामने वाले ने 12th तक पढ़ा है, सामने वाले ने 10th तक पढ़ा है, ठीक है। फिर भी आपका अगर पे बराबर है तो ये समस्या है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके हाइजीन के अंदर आपको कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, है ना। आपका रिलेशनशिप कैसा है दूसरे कोवर्कर्स के साथ, ठीक है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, आप उनको घूरते हैं या उनको अलग निगाहों से देखते हैं या फिर उन पे आप तंज कसते हैं, ठीक है। तो ये सब आएगा किसके अंदर? आपके हाइजीन के अंदर आएगा। एंड देन आपका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, एसी लगे है या नहीं, गर्मी में तो काम नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। और फिर सुपरवाइज़र एम्प्लॉय का रिलेशन किस प्रकार से है ना, क्या आपको बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, ठीक है, आपसे काफ़ी ज़्यादा सेल्स करवाई जा रही है, आपको बहुत सारी वेबसाइट बनाने को दी जा रही है, आपसे बहुत सारी कोडिंग कराई जा रही है, ठीक है। जितना आपने जीवन में कभी कोड नहीं किया उतना आपसे सुपरवाइज़र जो है कोड करा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? जैसे ही आपको यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन होगा तो क्या होगा? आपका लैक ऑफ हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो 2 फैक्टर थ्योरी है किसकी? मिस्टर हर्जबर्ग की, ठीक है। आप समझ गए, मतलब हमारा जो मोटिवेशन है 2 फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होगा, 2 फैक्टर्स पे। पहला कौन सा है? हाइजीन, एंड दूसरा कौन सा है? मोटिवेटर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई काम है आपको चैलेंजिंग नहीं लग रहा, ठीक है, आप सिंपल आपको दे दिया डेटा एंट्री आपको करनी है, अब आप लगे हुए हैं, 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, बट एक समय आएगा जब क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा मोनोटनी हो जाएगी, है ना। एक प्रकार का काम करते करते आप क्या होंगे? ऊब जाएंगे, कोई चैलेंज ही नहीं है इसमें, ठीक है। और आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन डेटा एंट्री फ्रॉड का शिकार आपको नहीं होना है, ओके। तो ये था डिस्क्लेमर, ठीक है। फिर अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बनी बात है आप जॉब छोड़ देंगे। कितने सारे लोगों का एग्जांपल देखा है हमने कि अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, गूगल में, फेसबुक में, पता नहीं दुनिया जहां में काम कर रहे हैं, फिर भी क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है। उनका नीड फॉर मनी हो सकता है कि हाँ उनको पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से जब क्या है? इंट्रिंसिक इंटरेस्ट उनके सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं मिस्टर हर्जबर्ग, जिनके बाल कैसे हैं? सफ़ेद रंग के हैं, ठीक है। और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप लगे हुए हैं, 10 साल से आप मैनेजर ही हैं, आपका डीएम नहीं बन रहे हैं, आप उसके ऊपर पोस्ट पे नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये सब चीज़ें आपको क्या करेंगी? डीमोटिवेट करेंगी, ठीक है। तो आप समझ गए। और मान लीजिए अगर आपको पे नहीं किया जा रहा बराबर से, आप काम कर रहे हैं 70,000 का और आपको पेमेंट किया जा रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। इतना सारा काम आपसे करा रहे हैं और पेमेंट के नाम पे आपको क्या दे रहे हैं? 10,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। कोई बेनिफिट्स वगैरह नहीं है आपको, कोई कॉम्प्लीमेंट्री कूपन्स वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप नाराज़ होंगे, या 20% ऑफ नहीं मिल रहा हमको, या फिर आपको कोवर्कर के साथ आपकी क्या हो रही है? रिलेशनशिप ख़राब है, ठीक है। आप रोज़ जाके आपको उनका ही चेहरा देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? हाइजीन आपकी इफेक्ट होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आप कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, जस्ट सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी आप फीमेल के साथ, या अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल के साथ, और फीमेल है तो किसी मेल के साथ, अगर आपका रिलेशनशिप है बाय चांस डिग्री ऑफ फ्रीडम को मानते हुए, ठीक है, तो मान लीजिए किसी कारणवश आपका अगर संबंध टूट जाता है, वहाँ से एफिलिएशन आपका हट जाता है, तो अब क्या होगा? मान लीजिए आप रोज़ जा रहे हैं एंड देन उसी व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके साथ आपने इतना समय बिताया,
एंड देन वो सारी चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, आपको जॉब से क्या करेगा, धीरे धीरे डिससेटिस्फाइड करेगा। अरे क्या रखा है इस जॉब में, मुझे रोज़ उसकी शक्ल देखनी पड़ती है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट, आप जहाँ कर रहे हैं काम, वहाँ पे 40 डिग्री में काम कर रहे हैं, तो कैसे कोई काम करेगा, आप बताइए, ठीक है। और सुपरवाइज़र एम्प्लॉय रिलेशन ये भी ख़राब होंगे। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे ही ये आपने हर्ज़बर्ग की थ्योरी पढ़ी, इसके बाद हमने एक बहुत अच्छी पिक्चर देखी, हमने कौन सी, उस पिक्चर का नाम है KP। अगर आपको मालूम है तो आप नीचे बता सकते हैं। हर्ज़बर्ग की थ्योरी से चुराया हुआ कह सकते हैं हम, जो कंसेप्ट है वो किसके मूवी में डाला गया है, आपकी KP मूवी में डाला गया है, ठीक है। आई सपोज़ कि आपने अधिकतर में से अधिकतर लोगों ने देखी होगी ये मूवीज़ KP, ठीक है। तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें काम करती हैं, मज़दूर कहाँ चले जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, एंड देन वो सारी चीज़ें होती हैं इस मूवी के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी हर्ज़बर्ग की थ्योरी, जिसमें हम बात करते हैं कि ह्यूमन का जो मोटिवेशन है वर्क प्लेस के अंदर 2 तरीक़ों से काम करता है। पहला है आपका हाइजीन और दूसरा है आपका कौन सा, मोटिवेटर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो आप लोग को सस्पेंस बना होगा कौन सी मूवी है, हमको भी देखना है। तो उस मूवी का नाम है आपके लिए काला पत्थर, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत अगर आपको सीन याद आए, तो जो मज़दूर लोग हैं स्ट्राइक पे चले जाते हैं, एंड देन जो एक मैनेजर होता है वो जाता है उसके ओनर के पास कि आप मज़दूरों की मांग को मान लीजिए, है ना, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर हमको ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे फ़ाइट वगैरह होती हैं, है ना, एक्टर्स के बीच में, वो सारी चीज़ देखने को मिलती है हमको, है ना। जो सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय का रिलेशंस था वो ख़राब देखने को मिलते हैं। उनको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाता था, बल्कि मौत का भी डर बना रहता था, ठीक है। और मोटिवेटर्स की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो बनी बात है, वो जो एम्प्लॉयज़ थे, वो जो वर्कर्स थे उस फैक्ट्री के अंदर, है ना, उस मूवी के अंदर, वो सब क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे। ऑलराइट, तो ध्यान रखिए, सफ़ेद बाल और आपका काला पत्थर, ठीक है। तो मिस्टर हर्ज़बर्ग की थ्योरी है आपकी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम मानव अभिप्रेरणा की बात करेंगे तो कौन एंट्री लेंगे आपके मिस्टर हर्ज़बर्ग, जिनके सफ़ेद बाल थे, ठीक है। एंड कौन सी मूवी से इंस्पायर हो गए वो, या उनसे इंस्पायर हो गए मूवी वाले, आपकी काला पत्थर, ठीक है। ऑलराइट, तो इस थ्योरी को ख़त्म करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर। ओके, तो अगली जो थ्योरी पढ़नी है हमको CG आल्डरफेर के बारे में, क्लाइटन आल्डरफेर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने डेवलप किया आपकी आल्डरफेर्स की ERG थ्योरी। अब ये ERG क्या है, E आएगा आपका एग्जिस्टेंस नीड्स, R आएगा आपका रिलेटेडनेस नीड्स, और G आएगा आपका ग्रोथ नीड्स। तो हम कह सकते हैं ये जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी, उसी का कह सकते हैं हम, ये इम्प्रोवाइजेशन कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी मूवी का क्या बनता है, सीक्वल बनता है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अब्राहम मैस्लो जी ने किया उसी का हम पार्ट 2 कह सकते हैं, या थोड़ा सा और डेवलप्ड फॉर्म में आल्डरफेर्स की ERG थ्योरी। मतलब उन्होंने 5 फैक्टर्स बताए थे, उन्होंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, एंड क्या क्या किया उसको हम देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया आपके प्रोग्रेशन का एंड रिग्रेशन का, ऑलराइट, कि हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं, या हमको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुंठा हो रही है, ठीक है, द्वंद्व वगैरह हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे, फिर से उसको मजबूत करेंगे, ठीक है। तो मिस्टर आल्डरफेर्स की ERG थ्योरी है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। ERG थ्योरी के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा आपका एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन है उसको क्या चाहिए, अस्तित्व चाहिए। रिलेटेडनेस, संबंधता, ये भी देखा हमने, एग्जिस्टेंस मतलब आपका फिजिकल एंड ऑल दैट, वो सब आ जाएगा। फिर ग्रोथ चाहिए, वृद्धि भी चाहिए हमको इसके अंदर, यानी ERG, इस बात का आप ध्यान रखें, ERG थ्योरी डेवलप बाय क्लाइटन आल्डरफेर। फिर अस्तित्व के अंदर क्या आएगा, द एग्जिस्टेंस कैटेगरी इज कंसर्न विद द नीड फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमंस। ये क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। आप जॉब करने जाएंगे, वो सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, आपके एग्जिस्टेंस के अंदर आएंगी, अस्तित्व के अंदर आएंगी। देन आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पे R होना चाहिए था बट G हो गया है, कोई बात नहीं। द ग्रोथ कैटेगरी इज कंसर्न अबाउट द डिज़ायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। आपकी कितनी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, आपकी किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, ये बात करेगा आपका इसके अंदर। देन अंत में आएगा संबंधता, मतलब बीच में आएगा संबंधता, आपकी रिलेटेडनेस, कि आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, आपके दोस्त A के साथ, दोस्त B के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने और जो भी लोग होंगे आपके जीवन में उनके साथ, ठीक है। तो ये है इनकी R के बारे में, यानी कि आपके रिलेटेडनेस के बारे में, ठीक है। तो ये थ्योरी को हमने और डेवलप किया है आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर के साथ,
ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हम बात करेंगे ERG थ्योरी को संपूर्ण रूप से, क्या क्या उसके अंदर होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसी के साथ हमने आज के इस लेक्चर के बाद हमने मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज थी, जितनी हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस के अंदर, या फिर हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, लेक्चर 11 में या 10 में, तो हम डिस्कस करेंगे इमोशन, है ना। इमोशन के लिए जो प्रीरिक्विजिट है उसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, नहीं देखा है तो लिंक आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। डार्विन, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड, कॉग्निटिव, रिचर्ड लेजरस, स्पेशल फीडबैक, कॉमन सेंस थ्योरी, इन सबको कवर करेंगे हम, है ना। डिटेल में आप वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, इनको हम फटाफट से कवर करेंगे क्योंकि इसमें सवाल आता है। ठीक है, तो इन सबको हम कवर करेंगे एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।